फिर से बात करते हैं उस लड़की की जो थाईलैंड से है, जिसको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो उस लड़की ने मुझसे फिर सवाल किया। उसने पूछा कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? मैंने बोला हाँ पूछो। तो उसने पूछा कि क्या इंडिया के लोगों को गोल मटोल औरतें ज़्यादा पसंद है? मैंने बोला ये तो ज़रूरी नहीं है, हर इंसान अलग अलग होता है। कह रहा और आपके देश में लोगों को क्या क्या पसंद है? तो मैंने कहा हमारे देश के लोगों को ज़्यादा तेज़ मसाला, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ पसंद है। फिर उसने सवाल किया कि उसने कहा कि मुझे ऐसे भी लगता है कि आपके देश के लोगों को ज़्यादा गोल मटोल, जिनके स्तन ज़्यादा भारी हों, जिनका जो है बम हैवी हो, ऐसी औरतें पसंद है। मैंने कहा कि हर एक इंसान की अलग अलग चॉइस होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो ऐसे औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने उसको बोला तो उसने बोला आपको किस तरह की औरतें पसंद है? मैंने कहा एक बात बताऊँ आपको? बोली हाँ। मैंने बोला कि अगर जो इंसान अपना खुद का ख्याल नहीं रख सकता, अपने शरीर का, वो तो आपका ख्याल कैसे रखेगा? उसने कहा बिल्कुल ठीक कहा। तो मैंने बोला कि यहाँ की औरतें जो आप बता रहे हो कि गोल मटोल, यहाँ की औरतों का जो खान पान है वो सही नहीं है। वो प्रोटीन वाली चीज़ें कम खाती हैं, ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट खाती हैं। तो ज़्यादा कार्ब खाने से क्या होता है, बॉडी में जो होता है उसका जो फैट का परसेंटेज बढ़ जाती है। इसकी वजह से वो थोड़ी गोल मटोल हो जाती हैं। प्रोटीन का ध्यान देती नहीं है और ना एक्सरसाइज करती है। अगर यहाँ की औरतें एक्सरसाइज करें, अपना ध्यान रखें, फिटनेस का ध्यान रखें, तो उनकी शेप ऐसी ना हो। तो क्या बिल्कुल ठीक कहा। तो मैंने बताया कि मुझे जो पसंद है औरतें, ऐसी औरतें पसंद है जिनकी कमर पतली हो और जो अपना ध्यान रखती हो अपने खान पान का। क्योंकि मेरा मानना है जो अपना ख्याल रखेगी वो दूसरे का ख्याल रखेगी, अपने साथी का ख्याल रखेगी। तो इस बात पर खुश हो गई वो। और उसने पूछा कि आपके देश में कैसी जलवायु है? मैंने हमारे देश की जलवायु अलग अलग है। हमारे देश में पहाड़ भी हैं, हमारे देश में समुद्र भी हैं, नदियाँ भी हैं। और मैंने उसको फिर कुछ फ़ोटो भेजी। मैं कुछ दिनों पहले गया था मनाली में, तो वहाँ की फ़ोटो भेजी पहाड़ों की। पहाड़ों पर बर्फ़ थी, तो बर्फ़ दिखाई और ग्लेशियर का पानी जो बहता हुआ जा रहा था, नदी, वो दिखाई। और उसको देख के बड़ी खुश हुई। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत व्यू बड़ा अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने बोला कि मैं अभी कुछ हफ्ते पहले गया था यहाँ पे, तो यही मैंने आपको वीडियो भेजी है, फ़ोटो भेजी है। और फिर मैंने इसको एक फ़ोटो भेजी जिस होटल में मैं रुका था। तो मैंने शीशे में एक इमोजी बनाई थी, क्योंकि रात को ओस पड़ी थी तो उसकी वजह से भाप उस पर ओस जम गई थी। तो मैंने एक स्माइल का फेस बना के लिखा था हैप्पी हैप। तो उसको देख के बड़ी खुश हुई, कह रही कूल। तो उसने बोला कि जैसे आपने चीज़ ये दिखाया पहाड़, तो यहाँ से बहुत सारे बिजनेस चल जाएंगे। कह रही मैं तो यहाँ बहुत काम कर सकती हूँ, जैसे थाई मसाज। मैंने हाँ ठीक कहा, क्योंकि लोग ऊपर जाएंगे, थकान हो जाएगी, उनको चाहिए होगी मसाज। मैं हाँ आइडिया तो ठीक है। कह रही और मैं उनको कॉफ़ी वगैरह कुछ ऐसे गर्म आइटम जो होते हैं पहाड़ों पे लोगों को ज़रूरत पड़ती है ठंडे के टाइम पे, तो वो ऑफ़र कर सकती हूँ। मैंने कहा आइडिया तो ठीक है। तो मैंने कहा आपका आइडिया ठीक है। फिर उसने कहा कि मैं कभी इंडिया में नहीं आई। तो मैंने बताया इंडिया में कैसी कैसी जगह है, यहाँ के लोग बहुत धार्मिक है, बहुत इमोशनल हैं, ये सब बताया उसके बारे में। तो कह रही अच्छा। तो मैंने कहा कि यहाँ हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं और सब एक साथ रहते हैं। और हमारे उसमें फिर मैंने बताया आबादी पूछी, आबादी कितनी है? मैं आबादी तो अच्छी खासी है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की आबादी बहुत है। तो उसके ऊपर उसने सवाल किया है कि क्या आपके यहाँ वो नहीं है, कॉन्ट्रासेप्टिव का सिस्टम नहीं है क्या? वहाँ लोग गर्भ निरोधक यूज़ नहीं करते? मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, लोग यूज़ भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की आबादी शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा रही है। इस टाइम हम वर्ल्ड में नंबर 1 है पॉपुलेशन के मामले में। और मैंने बताया कि मैं इस टाइम जहाँ रहता हूँ। उसने पूछा आप कहाँ रहते हो? मैंने बोला मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, जो कैपिटल है देश की, उसके आसपास, और यहाँ की आबादी ही कई करोड़ है। तो कह रही है तो बहुत ज़्यादा आबादी है। तो मैंने बोला हाँ हमारे यहाँ ऐसे ही है। तो कह रही कि जब पहाड़ पे गए, पहाड़ के बाद पहाड़ पे मन लगता है, लेकिन वहाँ से आने के बाद जब उल्टा जाना पड़ता है सिटी में, तो वही भीड़ भाड़ देख के दिमाग ख़राब होता है। मैंने बोला हाँ ये तो है। इस बात पे उसमें इमोजी भेजी स्माइल की। कह रहा है कि पहाड़ों मैंने कह रही मैंने मतलब पहाड़ों का जीवन जो है ना, लगता तो ऐसे आसान है, लेकिन वो पहाड़ बहुत ऊंचाई पे है। उसका जो सी लेवल से उसको जो ऊंचाई है वो 4000 मीटर से ऊपर है, मतलब मान लो 4 किलोमीटर। तो वहाँ एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ जाके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कई लोगों को दिक्कत आ जाती है, हवा पतली हो जाती है, तो आपकी सांस ज़्यादा फूलेगी। तो ऐसी स्थिति में कई लोगों को वॉमिटिंग का या चक्कर आने का मतलब ऐसा हो जाता है कि किसी को वॉमिटिंग का मन होता है, सिर में दर्द हो जाता है। तो मैंने कहा वहाँ लाइफ ईजी नहीं है, कि जहाँ मैं गया था वहाँ दूर दूर तक पेड़ पौधे नहीं थे, वहाँ बस केवल बर्फ़ थी। एक तरफ जब हम टनल के इस तरफ थे, क्योंकि अटल टनल बीच में पड़ती है, तो अटल टनल को जब क्रॉस करते हैं ना, तो इस तरफ तो पेड़ पौधे आपको दिखेंगे, लेकिन जैसे आप क्रॉस करोगे ना, आपको लगेगा दूसरी दुनिया में आ गए। वहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं है, हर जगह बस पहाड़ है, पत्थर है और ग्लेशियर का पानी है, कोई पेड़ पौधा नहीं मिलेगा। तो मैं फिर वहाँ ऊपर गया था बर्फ़ के पहाड़ पर, मैं चढ़ा, तो वहाँ से मैं ऊपर से नीचे रपटा,
तो जब मैंने बर्फ़ में हाथ मारा तो मेरा हाथ पूरा धंस गया। वो वहाँ मेरे हाथ में ना जब मैंने बर्फ़ हटाई तो वो आई थोड़ी सी झाड़ी टाइप में, तो वो झाड़ी जो है बिल्कुल पीली हो चुकी थी। तो वहाँ मतलब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, आदमी का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। रात को टाइम में टेम्परेचर बहुत जल्दी बहुत कम हो जाता है। जैसे ही 2-3 बजते हैं ना, उसके बाद ठंडा आना शुरू हो जाती है। शाम के टाइम 4-5 बजे के बाद ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरता है, क्योंकि जो धूप की वजह से ना जो है बर्फ़ पिघलती है और पानी इसको मतलब ग्लेशियर के रूप में पानी जाता है। वहाँ ईजी नहीं है, वहाँ तो आपको स्टे करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो हाँ, ये बात तो है। तो मैं जब वहाँ पहाड़ों पे गया था तो मैंने देखा, तो वहाँ जो बर्फ़ है ना, बर्फ़ से जो सूरज की रोशनी है रिफ्लेक्ट करके आंखों पर आती है। तो मेरा तो फेस भी जल गया था बाद में। पहले तो मैंने खूब एंजॉय किया उस बर्फ़ में, 2-3 घंटे एंजॉय किया। तो शाम के मतलब उसके करने के 4-5 घंटे बाद ना मेरी स्किन जल सी गई, झुलस सी गई, सनबर्न टाइप में हो गया। क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, वो यूवी रेज जो होती है, वो सूरज से टकरा के, सूरज से जो आती है वो बर्फ़ से टकरा के उल्टा आती है मेरे ऊपर। तो डबल मार करती है। एक तो ऊपर से आती है, ऊपर से फिर जो बर्फ़ है, स्नो है, वाइट जो होती है बहुत, तो उससे क्या है, उससे टकरा के उल्टा आती है चेहरे पे। तो मैंने उसको बताया, तो कह रही कि बिजनेस तो करने का आइडिया तो वहाँ सही है, लेकिन मैंने बोला वहाँ सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। तो ये सब बात हुई। उसके बाद मैंने उससे बात की, तो मैंने बोला तुम्हारे मैं आपसे एक बात पूछूं? मैंने बोला हाँ। उन्होंने बोला हाँ पूछो। मैंने बोला अभी तो आपके माँ बाप हैं, लेकिन एक समय के बाद अभी आपके माँ बाप चले जाएंगे, गुजर जाएंगे, तब आप जीवन कैसे जियोगे? क्योंकि वो उसकी उम्र 43 ईयर्स है और इस साल वो 44 ईयर्स की हो जाएगी, 44 साल की। तो इस बात को सुन के ना वो फिर तो रोने लग गई। कह रही है आपने जो सवाल किया ना, इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरे जो माँ बाप है वो मेरी सांसें और मेरा दिल है, उनके बिना मैं जीवन सोच सकती। तो मैंने बोला ये बात तो सही है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको जाना पड़ेगा, उनको जाना पड़ेगा, वो गुजर जाएंगे। आपको क्या लगता है कि वो हमेशा रहेंगे आपके साथ? तो कह रही है मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, मैंने तो बस ये सोचा कि मुझे उनके लिए कमाना है, उनको अच्छी लाइफ देनी है, इसलिए मैं मेहनत करती हूँ, पैसा कमाती हूँ। तो मैंने कहा अगर वो चले गए तो आपके फिर जीवन का मकसद क्या रहेगा? आपकी माँ के पास कम से कम आपके पिताजी तो है बात करने के लिए, आपके पास कौन होगा? इस बात को सुन के वो और भावुक हो गई। कह रही मैं अब और बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो मैंने बोला कि चलो आपको शायद अच्छा नहीं लगा या आप इमोशनल हो गए, इसके लिए सॉरी, लेकिन जो बात सच है वो तो मुझे बताइए। तो उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अकेले जी नहीं सकती, मैं अकेले रह भी सकती हूँ, जी भी सकती हूँ, सब काम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जी हूँ, लेकिन ना उनके बिना मुझे नहीं पता मैं क्या होगा, और मुझे नहीं पता कि मेरा मकसद क्या रहेगा। तो मैंने कहा कि एक बच्चा अडॉप्ट कर लेना ताकि आपको कोई मकसद मिले। तो उस पर कुछ उसने बोला नहीं, वो शायद सोच रही होगी। तो कहा कि मतलब मैंने इस चीज़ के लिए कभी सोचा नहीं कि उनके बाद मेरा क्या होगा, क्योंकि मैंने कहा कि आपके भतीजे हैं, भांजे हैं, तो किसी की उसकी बहन की शादी होगी, 2 बच्चे हैं, वो अपने उनकी भी शादी रहेगी, वो बिजी हो जाएंगे, और आप जब बुढ़ापे में जब आप चल नहीं पाओगे और आपको दिक्कत होगी, आपके जो फिजिकली आप अपने फिट नहीं रहोगे, तब आपको लाइफ को कैसे देखते हो? तो उस टाइम को उसने कहा कि एम्प्टी, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं बिल्कुल खाली हूँ, मुझे इस टाइम क्या करना है। तो मैंने कहा ये बात तो ठीक है, वर्तमान में जीना तो ठीक है इंसान के लिए, लेकिन कई बार इंसान को पहले ही अपनी योजना बनानी पड़ती है अपने आने वाले टाइम के लिए कि हम अकेले कैसे रहेंगे। अभी आपके माँ बाप है, आप उनसे बात कर लेते हो, शेयर कर लेते हो सारी बातें, लेकिन एक समय के बाद जब आपको माँ बाप नहीं होंगे तो आप अपनी बातें किससे शेयर करोगे? जो आपकी पीड़ा होगी, जब इमोशनल आपका ब्रेकडाउन होगा तो क्या करोगे? तो मेरे मन में आइडिया आया, मतलब मैंने सोचा, मैंने उसको बोला नहीं कि चाहे तो मतलब बहुत ऑप्शन आदमी के पास, अगर आदमी अकेला पड़ता है तो अपने को किसी काम में बिजी कर ले, चाहे वो लोगों की सेवा कर ले या जितने भी वृद्धाश्रम में वहाँ जाके अपना टाइम स्पेंड कर ले, लोगों से मिल ले, बातें कर ले, अनाथालय में जाकर सेवा कर ले, या कुछ भी अपना काम कर ले। अब कई लोग क्या करते हैं कि कोई कुत्ते बिल्ली पाल लेता है, जानवर पाल लेता है अपने अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए। तो अभी मैंने सोचा उससे, मतलब तो उसने कहा कि अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का, मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने इस बारे में सोचा नहीं। मैं तो अभी मुझे पता है कि अभी मुझे मेहनत करनी है, अपने माँ बाप के लिए अच्छा करना है, अपने लिए अच्छा करना है और अपने हेल्थ के लिए अच्छा करना है। और मैंने कहा कि और शादी के लिए उसने बोला था कि अगर कोई ज़िंदगी में अच्छा इंसान आएगा तो मैं इसको चांस दूँगी, और नहीं तो मैंने कुछ सोचा नहीं इस बारे में, क्योंकि उसको फिजिकली बहुत दिक्कत आई है। तो उसने फिर सवाल पूछा कि मुझे एक समस्या है। मैंने हाँ बताओ। तो उसने मुझसे पूछा कि मुझे दिक्कत ये है कि मुझे थकान सी रहती है और मुझे या कई बार चक्कर से आते हैं। तो मैंने कहा ये इसके कई कारण है, आपकी डाइट में कोई दिक्कत है या आपका ब्लड प्रेशर लो रहता हो, आपकी शुगर लेवल डाउन हो गया हो। तो मैंने उसको बताया, डाइट बताई उन्होंने इसको कि आपको आपकी डाइट में बहुत चेंज करने पड़ेंगे, आपको ORS वगैरह पीना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपने विटामिन भी टेस्ट कराना पड़ेगा, अपना शुगर लेवल भी टेस्ट कराना पड़ेगा,
आपका बीपी भी चेक कराना पड़ेगा और उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। तो उसने इसके लिए बोला थैंक यू। तो मैंने बोला कि चलो हर चीज़ ठीक है, लेकिन फिर भी ना इंसान को सोचना चाहिए अपने भविष्य को लेकर, कुछ ना कुछ योजना होनी चाहिए उनके मन में, क्योंकि वो इस टाइम डिपेंडेंट है अपनी खुशी के लिए अपने माँ बाप पे। लेकिन एक टाइम के बाद मुझे लगता है इसके माँ बाप चले जाएंगे और तब वो उसकी लाइफ शायद ऐसे नहीं रहेगी जैसी अब है। अभी वो जी रही है, बेफिक्र हो गए, खुशी हो गए, सुबह अपने काम पे गई, माँ बाप का ध्यान रखा, उनके लिए कुछ कपड़े खरीद लिए, थोड़ी उनकी हेल्प कर दी फाइनेंशियली भी, और उनसे बात कर लेती है अपनी। अभी उसकी भांजी उनसे बात कर लेती है, अपनी बहन के यहाँ चली जाती है। अभी कुछ दिन पहले अपने बहन के यहाँ गई थी तो उसने अपनी स्टोरी लगाई थी, उसमें अपने बहनजे के ऊपर बैठी हुई थी, उसको मसाज कर रही थी। तो मैंने बोला कि आपको मसाज थोड़ी सी आती है करनी? तो उसको मजाक करते बोला कि मुझे बहुत काम आते हैं, मुझे फ़ाइट भी आती है करनी। मैंने फ़ाइट तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मसाज का काम अच्छा कर लेते, तो थाई मसाज तो अच्छा दे लोगे आप। तो उस पर फिर हंसने लगी, कुछ नहीं बोला उसने। तो बस यही सब बातें हुई। अभी आगे कोई बात होगी उससे, कोई बातचीत होगी तो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।